विद्यार्थियों, और आज हम ब्रिटिश द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार उनका प्रभाव पड़ा था उनका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बात कर ली थी कि किस प्रकार उनका वाणिज्यिक पूंजीवाद का प्रथम चरण था, और फिर उसके बाद में हमारा द्वितीय चरण था, फिर उसके बाद में तृतीय चरण था। तो इन तीनों चरणों के बारे में हमने बात की थी। जो एक औद्योगिक चरण था, फिर हमारा वित्तीय चरण था, तो तीनों के बारे में बात कर ली। और आज जो एक अलग थोड़ा सा टॉपिक दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन है उनके द्वारा ही प्रभाव, अंग्रेजों द्वारा, जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो ब्रिटिशों की जो सरकार थी, उन द्वारा भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उनके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव उन्होंने अपने ऊपर रखा था, हमारे ऊपर सॉरी। तो देखिए, एक कृषि के रूप में लेते हम भाई, देखिए खाने के लिए भोजन चाहिए, और भोजन हमें कहाँ मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, खेती से मिलेगा। तो जब भोजन हमें खेती से मिलता है तो इसका तात्पर्य यही होता है, एक अर्थव्यवस्था, यानी कि हमारी खेती से, कृषि से जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती है, डेवलपमेंट होती है, ये तो सबको पता है। ठीक है, और फिर इसी अर्थव्यवस्था पर, इसी जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था जो कृषि से संबंधित है, उन पर अंग्रेजों द्वारा किस प्रकार अपना हाथ जमाया था। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ धीरे धीरे पलकों की तरह चलना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ हासिल होती है। और ये चीज़ अंग्रेजों ने करके दिखाई थी हमको, लेकिन फिलहाल हम तो कहाँ समझे, नहीं समझ पाते हैं ना। तो देखिए, ये उनकी रणनीति थी इस प्रकार। चलो देख देते हैं पॉइंट वगैरह लिख के। ब्रिटिश द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है ना। अब इसके ये तो हमारी जो मेन हेडिंग है, टॉपिक है, वो ये है। और आज हम बात करेंगे, वो करेंगे कृषि भूमि नियंत्रण, यानी कि जो कृषि की भूमि है उन पर अंग्रेजों का किस प्रकार नियंत्रण हुआ था। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं। देखिए, कृषि के बारे में अंग्रेजों ने लगा कि अगर हम वाणिज्य के रूप में, व्यापार के रूप में धीरे धीरे हम उन पर अधिकार कर रहे हैं। कैसे? देखिए, पहले क्या होता था, व्यापार, अंग्रेज, मैंने बताया था किस प्रकार व्यापार करते थे कि भारत वाला से जो कृषि, जो उनके जो जरूरी सामान था वो भारत वाला से ले लेते थे, व्यापारी से, और यहाँ से व्यापार करके वापस चले जाते थे। फिर धीरे धीरे अपनी कंपनी वगैरह विस्थापित करने लगे थे और व्यापार यहाँ से करने लगे थे। फिर दिमाग में आया, अगर जो कृषि वाला, जो हमें ये उत्पादक, जो हमें कच्ची वस्तु चाहिए और ये जहाँ से उपलब्ध होती हैं, यदि वहीं पर हमारा अधिकार हो जाता है तो कैसा होगा। समझ में आई नहीं बात? तो उनको लगा, यार अब क्या किया जाए कि जो खेती वाला जो सिस्टम है ना, जो खेती करने वाले जो लोग हैं उन पर किसका अधिकार है, कि साहब जमींदार वगैरह उनका अधिकार है, और तो किसका, उन्हीं का होगा जमींदार अधिकार। तो चलो हम ये करते हैं, जो जमींदार है उनको अपने अधीन कर लेते हैं। और सबसे पहले राजा थे, कैसा, राजा का भी कृषि पर अधिकार है, तो राजाओं को अपना अधीन करने लग गए। और फिर जमींदार थे, उनको अपने अधीन करने लगे थे। फिर मेन कृषि जो खेती करने वाले थे उनको अपने अधीन करने लगे थे। और वो किस प्रकार करते हैं, वो धीरे धीरे अलग प्रकार की प्रक्रिया के रूप में करते हैं। देखिए, 1772 लेते हैं, ठीक है ना। बंगाल के अंदर, बंगाल में एक व्यक्ति आता, गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। इसने क्या था, इस बंगाल में जो द्वैध शासन था वो समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? द्वैध शासन समाप्त, ये उसने काम कर दिया था। और इसी पर एक नई व्यवस्था लागू कर दी थी, फार्मिंग सिस्टम, जिसको हम इजारेदारी व्यवस्था कहते हैं, इजारेदारी प्रथा। ठीक है ना, ये उसने ये काम कर दिया था। इस प्रकार की उन्होंने व्यवस्था करके रख दी वारेन हेस्टिंग्स ने।
उनको लगा कि जो कृषि वाला काम है यदि वो हमारे अधिकार में आ जाता है तो कैसा रहेगा। वॉरेन हेस्टिंग ने इसी का उपयोग करते हुए इजारादारी प्रथा की शुरुआत की थी। फिर धीरे धीरे लगा, इनके बाद में जाने के बाद में ये इनके आसपास एक और गवर्नर थे, एक गवर्नर जनरल था, ये गवर्नर थे, गवर्नर सर जॉन शोर, सर जॉन शेर, सर जॉन शेर। इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर 10 वर्ष से बंदोबस्त शुरू कर दिया, 10 वर्ष से कृषि बंदोबस्त, 10 वर्षीय बंदोबस्त। इसका मतलब क्या है कि जो जमीन थी इसने एक नियम चलाया कि जो कृषि वगैरह है उन पर किसी भी राजा का कह सकते हैं, जमींदार का कह सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति का कह सकते हैं, उनका केवल 10 वर्ष के लिए उनका अधिकार होगा वहाँ पर जमीन पर, जो वहाँ पर खेती कर रहा है वर्तमान पर, और 10 वर्ष के बाद में वो जमीन हमारी हो जाएगी। और यदि वो चाहता है कि जमीन उनको वापस प्राप्त हो तो हमको पैसे दे देना, जमीन ले लेना, क्या दिक्कत, हमको तो भाई बेचनी है, किसी को बेचें, लेकिन ये 10 वर्ष के लिए है। ये बात थी 1789 के अंदर, 89 के अंदर, ठीक है ना। फिर एक व्यक्ति और आता है 1793 के अंदर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनको लगा यार ये काम क्या करके चला गया, वो 10 वर्षीय वाला सर जॉन शेर, शिकल से तो वो शेर लग रहा है लेकिन लकड़ों से शेर नहीं लग रहा है, इनकी शिकल तो ऐसी लग रही है शेर जैसी, लेकिन बुद्धि बिल्कुल भी काम में नहीं ली। इतना मूर्ख आदमी, थोड़ा सा सोचना चाहिए, एक 10 वर्ष के लिए देती, क्या पता वो अपने वहाँ पर संपूर्ण रूप से अधिकार कर ले, भाई हमारे पास क्या सबूत रहेंगे। और लगता है हमारे इतने औकात है कि उनको हम जमीन छोड़ा ले, फिर वो आंदोलन करने लगे तो हम क्या करेंगे। तब इसने एक काम किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कि ये जमीन है वो स्थायी बंदोबस्त शुरू करेंगे, ऐसा काम नहीं चलेगा। अब 10 वर्षीय की जगह इसने क्या कर दिया, स्थायी बंदोबस्त शुरू कर दी थी, स्थायी बंदोबस्त। मेरी बात आपको समझ आ रही है, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है ना। क्या रे स्थायी बंदोबस्त, इसका मतलब क्या होता है, देखिए 1772 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1293 के अंदर शुरू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसको लगा रे अब जमीन संपूर्ण रूप से हमारी है और हम जिस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे वही वहाँ पर शासन करेगा, वहीं वहाँ पर वो ध्यान रखेगा, और वही व्यक्ति हमें लगातार निश्चित समय पर जो कर वगैरह है, वो टैक्स, वो पैसे वगैरह हमको वो देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की उसने ये बात सोची थी, ये कितना दिमाग उसने खेला था, सोची। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उसने स्थायी बंदोबस्त शुरू कर दी, और ये जमीन धीरे धीरे क्या करने लग गए थे, एक स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नया पार्ट आने शुरू हो गया, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। इसका क्या काम था, इसके अंदर वो क्या कहते थे, अंग्रेज जो अधिकारी होते थे ना, वो अपना जमींदार वहां पर नियुक्त कर देते थे। मान लीजिए एक गांव के अंदर 500 बीघा जमीन है, 500 बीघा है ना, 500 बीघा जमीन है जहाँ पर कृषि होती है, या फिर 5000 के लीजिए, 5000 बीघा पर कृषि होती है, ठीक है। वहां पर ये क्या करते थे, एक जमींदार नियुक्त कर देते थे, जमींदार। अब जब ये जमींदार क्या काम करता था, संपूर्ण रूप से वो जमींदार वहां पर रक्षा करता था, ध्यान रखता था। अब जमींदार कहाँ से होगा, अंग्रेजों को कोई जमींदार होगा क्या, नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं अंग्रेजों का जमींदार हो। जमींदार तो वही हो सकता है जो वहां पर पहले से जमींदार था। भाई देखिए मेरी बात समझिए, जो पहले से वहां पर कृषि वगैरह से वो कर वगैरह लेता था वही जमींदार हो सकता है। और वह क्या करने लग गया था, एक निश्चित रूप से अपनी जो जमीन थी वो अपने पास रख ली, बाकी क्या करने लगे थे, अंग्रेजों को देना शुरू कर देते। कि जो वहां पर टैक्स आता था, मान लीजिए 5 क्विंटल गेहूं गए, तो इसमें से क्या करता था,
50 किलो की खुद रख लेता था, बाकी सारा राजा को दे देता, राजा आप ले लीजिए। राजा का कौन? अंग्रेज। तो ये ईमानदार होता था जमींदार। और जमींदार ईमानदार इतना होता था, चाहे उस साल कृषि नहीं हो ना, फिर भी उनको ये चीज देनी पड़ती थी। ये तो स्थायी बंदोबस्त। और जब जमींदार को यदि कृषि खेती प्राप्त नहीं हो, फिर भी वो देना चाहता, देना पड़ेगा, तो फिर वो जमींदार क्या करेगा? आंदोलन करेगा। अरे मूर्ख, आंदोलन नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो अपने जो अधीनस्थ जो खेती करने वाले किसान हैं उन पर थोपेगा, आप कहीं से ला के दे, साम दाम दंड भेद कहीं पर है ना, तुरंत पैदा करके हमें कृषि ला के दीजिए, है ना, जो फसल है हमें ला के दीजिए, कहीं से भी ला के दीजिए, लेकिन हमको चाहिए। वो जमींदार बोलेगा, और वो जमींदार वो उसी फसल को कपास कह सकते हैं, जूट कह सकते हैं, जितनी भी जो भी फसल थी, चाय कॉफ़ी, वो सारी अंग्रेजों को सौंपते थे। तो ये थी हमारी कृषि के संबंधित आर्थिक व्यवस्था अंग्रेजों के समय में। अब इनमें से आप सोच सकते हैं कौन अच्छा था, कौन नालायक था। ठीक है ना। तो ये थी स्थायी बंदोबस्त। फिर इसका क्या उद्देश्य था? इनका उद्देश्य यही था कि भाई राजा को निश्चित, जो राजा आ रहा बार बार यार, जो वहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी था, है ना, अंग्रेजों को एक निश्चित समय पर कर वगैरह मिल जाता, और उनको सेना वगैरह नियुक्त नहीं करनी पड़ती थी। उनको पता था हमें, हमके पास इतनी सेनाएं नहीं है कि हम अपन नियुक्त कर सके, ये उनका उद्देश्य था। और उनको एक निश्चित समय में कर वगैरह प्राप्त हो रहा था, और वो जमींदार उनके प्रति ईमानदार होता था, और जमींदार एक निश्चित समय के अंदर वो कर वगैरह उनको देने के लिए आवश्यक था। और अंग्रेजों को ये बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी कि हमको यदि एक साल फसल नहीं हुई है, अकाल पड़ा है, तो हमको पैसा नहीं मिलेगा या फिर फसल नहीं मिलेगी, उनको मिलती थी। यही उनका उद्देश्य था, वो उद्देश्य पूरा होता था। फिर इसके ऊपर प्रभाव क्या था? अब देखिए सकारात्मक प्रभाव देखिए तो कुछ खास सकारात्मक प्रभाव दिखे ही नहीं थे। सकारात्मक प्रभाव तो यही थी कि अंग्रेजों का जो उद्देश्य हुआ, सारी जो चीज़ें थी वो पूरी हो रही थी, बिना सेना कुछ के पूरी हो रही थी, उनको पूंजी वगैरह मिल रही थी। तो ये उनका सकारात्मक था। और नकारात्मक, ये भारतीय स्थिति बहुत ही दयनीय होने लगी थी, गरीबी बढ़ने लगी थी, और मतलब कि भारत के प्रत्येक किसान का पेट एक संपूर्ण रूप से भर नहीं पा रहा था, और अकाल की बढ़ोतरी हो गई थी। तो यही है स्थायी बंदोबस्त के अंदर। ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में आता दूसरा, क्या था देखते हैं। ठीक है ना। रैयतवाड़ी, वाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है? रैयत का मतलब ये था, रैयत एक जनजाति, मतलब रैयत किसान थे। क्या थे? रैयत किसान थे, नाम जाति के किसान थे, तो उनके नाम से रैयतवाड़ी पड़ गई थी। ये तो पता चल गया। और इसी व्यवस्था को लाने का श्रेय किसे किया जाता है? ये 1792 के अंदर थॉमस मुनरो व कैप्टन रीड, इनको जाता है। ठीक है ना। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को ये जाना जाता है। कौन सा? मतलब कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त लाने का श्रेय। वह इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य यह था कि हाँ, राज्य की कर व्यवस्था निश्चित रूप में मिलेगी, निश्चित रूप में मिलेगी। ठीक है ना। ये तो बात आपको समझ में आ गई। जो राज्य की जो कर व्यवस्था है वो एकदम निश्चित रूप में मिलेगी, बिल्कुल भी उनको टेंशन नहीं थी। फिर दूसरी की थी रैयतों की स्वतंत्रता, रैयत के किसानों की स्वतंत्रता, किसानों की स्वतंत्रता। सर ये बात हमें समझ में नहीं है, क्या है स्वतंत्रता? रैयत वैसे कैसे स्वतंत्र थे?
देखिए जो रैयत जो जाति थी, जो किसान थे, ठीक है ना, उनको ये बोला गया था ये जो इस तरह बंदोबस्त है ना वो सक्सेस नहीं होना लगा ना, तब इसको रैयतवाड़ी लाना जरूरी हो गया था। इन पर क्या बोल दिया, पहले जमींदार का अधिकार था, अब उन्होंने क्या बोल दिया अंग्रेजों ने कि जो अब जो खेती वगैरह है, वो जो कृषि है, उन पर जो वहाँ के जो किसान जो खेती करने वाला है, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होगा। हमें कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है हमें, यहाँ पर अधिकार है वो उन्हीं का होगा। तो फिर समझ में नहीं आया। जैसे आज जो खेती वगैरह करते हैं, और यदि राज्य ये घोषणा करते, वैसे राज्य घोषणा क्या करे, सबको पता ही है भी, प्रत्येक व्यक्ति का अपना ही जो जमीन होती है उन पर अधिकार होता है। अगर 2200 जमीन पर अधिकार नहीं हो, और यदि उस समय राज्य एक घोषणा कर देता है मुख्यमंत्री द्वारा कि आज से जो जमीन जो खेती कर रहा है वहाँ पर उन्हीं का ही अधिकार होगा, और बीच में जो भी जमींदार वगैरह हैं उनका बिल्कुल भी अधिकार नहीं होगा। तो समझ में आ रही है, अब तो आ रही है समझ में। फिर यहाँ भी नहीं आए तो यदि हमारी खुद की ज़मीन ले लीजिए, और हमारे खुद की ज़मीन पहले राज्य जमींदार के पास में अधीन थी, और यदि सरकार घोषणा करे कि वो ज़मीन पर हमारा खुद का अधिकार होगा, तो हम उसको बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, और जो चाहे फसल उगा सकते हैं। तो फिर डरने की क्या आवश्यकता है? अरे डरने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर एक निश्चित सीमा थी, क्या थी कि अंग्रेजों को इतना टैक्स अंग्रेजों को देना पड़ता था, टैक्स के रूप में, चाहे फसल हो चाहे नहीं हो। अब बीच में से जमींदार हट गया था ओनली फॉर, फिर वही थी प्रॉब्लम। तो अब उद्देश्य के क्या थे, उद्देश्य यही था कि भी राज्य के व्यवस्था को मजबूत करना और रैयतों को स्वतंत्र करना। लेकिन राज्य की जो व्यवस्था थी उनको तो वो प्राप्त हो रही थी, जो सिस्टम था, लेकिन रैयतों किसानों को स्वतंत्रता नहीं मिली थी। और इनका प्रभाव सकारात्मक यह था कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने की कगार पे था, और राज्य को निश्चित रूप से आय मिलने वाली थी, और बीच में जमींदार हट गया था, जिससे कोई चोरी वगैरह चोरी का जो माल था वो पूर्ण रूप से, हमें किसी प्रकार के डरने की आवश्यकता इसके रूप में नहीं थी। ये धीरे धीरे इस प्रकार की प्रक्रिया होने शुरू हो गई थी। लेकिन फिलहाल यार अभी भी कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? नकारात्मक प्रभाव। देखिए अंग्रेजों को प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम थी। क्या थी कि जब यदि अकाल पड़ जाता है तो अंग्रेज थे उनको तो निश्चित समय रूप में कृषि देनी पड़ती थी, चाहे हो नहीं हो। फिर और क्या है, तो हम कैसे देंगे बताइए, किसान कैसे देगा जब फसल होगी नहीं, तो वो देगा कहाँ से? समझ आ रही है बात? और यदि फसल होती है तो वो आराम से दे देता है, क्या दिक्कत है? लेकिन जब नहीं हो तो वो कहाँ से देगा? तो यही उनके सामने समझे थे। इसी प्रकार गरीबी की ओर बढ़ने लगे थे, और प्रत्येक किसान एक स्वतंत्रता की ओर नहीं बढ़ पा रहा था। उनके एक प्रत्येक व्यक्ति को डर था कि हमें किस प्रकार फसल चुका पाएंगे, इनका कर्ज कैसे चुका पाएंगे। और वो जो बीच में जो बिचौलिया थे, जो कह सकते हैं चमचा, उन चमचाओं से वो टैक्स हो गया, साहूकार कहते हैं, अब तो चमचा बोलते, पहले साहूकार बोलते थे, ठीक है ना। तो साहूकार से वो पैसे लेते थे और अंग्रेजों को देते थे, एक बोलते अब की बार जो फसल होगी उस समय साहूकार तुमको दे देंगे, लेकिन साहूकार ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ देता था। तो ये स्थिति है हमारे किसानों की, ठीक है ना। तो जो ये सारी नकारात्मक व्यवस्था थी, सारी ये नकारात्मक थी ना कि सकारात्मक। तो ये उनका इस प्रकार का प्रभाव था रैयत की किसानों का। फिर इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया था। किया गया था मालवाड़ी बंदोबस्त। वो की देखे वो कौन सी थी? मालवाड़ी बंदोबस्त, मालवाड़ी बंदोबस्त। तो ये थी उनकी, ठीक है ना, मालवाड़ी बंदोबस्त, जिसके अंदर क्या था, ग्राम ग्राम के लोगों का नियंत्रण। और यहाँ पर 1822 के अंदर, ठीक है ना, एक व्यक्ति आते हैं हॉक्स मैकेंजी। तो ये नाम ध्यान रखना, हॉक्स मैकेंजी। इन्होंने क्या किया था, मालवाड़ी बंदोबस्त को एक मालवाड़ी बंदोबस्त
मालवाड़ी बंदोबस्त को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है ना, यही काम उन्होंने किया था। अब इनका मतलब क्या था? देखिए, मालवाड़ी जो बंदोबस्त था उसके अंदर जब खेती करते थे लोग, तो एक गांव के अंदर खेती करते थे, वैसे खेती हर जगह होती थी। एक हम उदाहरण लेते हैं, ठीक है ना, एक कोई गांव ले लीजिए, उस गांव के अंदर सभी लोग खेती करते थे, ठीक है ना। और जब फसल बेचने की बारी आती थी, जब अंग्रेज द्वारा टैक्स वगैरह लेने की जो स्थिति आती थी, तो वो सारे गांव के निर्णय करते थे कि तो किस प्रकार टैक्स देना है। यदि अकाल पड़ता था तो भी वो गांव वाले निर्णय करते थे तो किस प्रकार अब टैक्स देना है। तो वो सारे निर्णय, कोई भी प्रॉब्लम होती थी कृषि के संबंधित, तो वो सारे गांव वाले मिलकर बैठ कर निर्णय करते थे पंचायत के रूप में। तो ये थोड़ा सा हमें परिवर्तन देखने को मिला था। लेकिन उसके अंदर ही क्या होता था, जब अकाल की स्थिति आती थी, साहूकार से कर वगैरह लेते थे, फिर क्या कहते थे कि यदि जमीन नहीं, मतलब कि फसल अच्छी नहीं हो रही है, तो खड़ी फसल को भी बेचना पड़ता था। और वो खड़ी फसल को बेच के जो उनके जो अंग्रेज थे उनको टैक्स वगैरह वसूल कर देना पड़ता था कि लो लीजिए, आपको जो मांग रहे हैं, जो टैक्स की बात की थी वो आप कंप्लीट कीजिए। अब तो अकाल ही नहीं पड़ते हैं, पहले खूब अकाल पड़ते थे, अब कहाँ अकाल पड़ते हैं। जैसे भी होते हैं तैसी भी होती है, वर्षा जरूर होती है। पहले 2-2 3 साल लगातार अकाल पड़ता था, अब वो नहीं है, सिस्टम है पहले जैसा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये थी मालवाड़ी बंदोबस्त। फिर इसके अंदर क्या प्रभाव पड़े थे ना, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य उनका यही था अंग्रेजों का, जो पहले वाले जैसे कि हम इस प्रकार हमें टैक्स वगैरह मिल जाएगा, हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, गांव वाले मिल कर देंगे तो एकदम सोच समझ के काम करेंगे, कृषि के क्षेत्र में विकास होगा। तो ये सारी मालवाड़ी बंदोबस्त का यही काम था। और फिर इसके जो प्रभाव क्या पड़े थे, सकारात्मक प्रभाव तो ये पड़ा था कि जो गांव वाले वो मिलकर निर्णय करते थे, तो एक पर व्यक्ति पर इनका प्रभाव नहीं पड़ा था, एक व्यक्ति को इतनी परेशानी नहीं होती थी, वो सारे गांव वाले मिलकर निर्णय करते थे। तो अंग्रेजों को एक निश्चित रूप में टैक्स मिलता था। अकाल के समय में थोड़ी बहुत राहत मिलती थी, लेकिन अंग्रेज राहत देते नहीं थे। तो ये सकारात्मक थोड़ा सा प्रभाव है। नकारात्मक नकारात्मक वही प्रभाव है गरीबी वाला। भाई नकारात्मक वही होगा ना, गरीबी की स्थिति थी, पहले गरीबों को बड़ा, गरीब ज़्यादा थे, तो कृषि भी कर सकते थे, लेकिन वो टैक्स वगैरह नहीं चुका पाते थे। ये नकारात्मक प्रभाव था मालवाड़ी के अंदर। तो ये थी कृषि के संबंधित, कृषि भूमि पर नियंत्रण किस प्रकार आर्थिक व्यवस्था की, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अंग्रेजों ने किया था, ठीक है। फिर हमारा आएगा विऔद्योगिकरण। विऔद्योगिकरण क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, विऔद्योगिकरण, ठीक है ना। पहले इनको 4 भाग, हम 3 है जितने भी भाग हम बांट देते हैं। आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक, धार्मिक। तो ये 4 चीजें थी। विऔद्योगिकरण क्या होता है? देखिए, एक होता शांत, ठीक है, और एक होता अशांत। एक होता शांति, एक होती है अशांति। अब इन चारों में अंतर बताइए। इसको देख के आपको विऔद्योगिकरण समझ में आ जाएगा। समझ में आया है क्या, नहीं आया? चलो बता देते हैं। देखिए, शांत का मतलब क्या होता है कि जो शांत माहौल बनाए रखना, ठीक है। अशांत का मतलब क्या है? माहौल में अशांति आ जाना। माहौल में क्या? अशांति आ जाना। मतलब भ्रष्टाचार कह सकते हैं, आतंकवाद कह सकते हैं, या फिर
एकदम ऐसे चिड़चिड़ापन हो सकता है, मतलब कि एक स्थिति पूरी खराब हो जाती है, तो वो एक अशांत फैल जाता है। अशांति इसी का ही दूसरा रूप है कि वो एक प्राकृतिक रूप, मतलब कि मनुष्य द्वारा एक स्थिति में एक परिवर्तन कर देना। कैसे? जो कि अशांति के रूप में, आक्रमण के रूप में, आक्रमण के रूप में, आतंकवाद के रूप में, एकदम शांति का माहौल भंग करके अशांति फैला देना, अराजकता फैला देना, वो होता है अशांति। और शांति क्या होती है? एकदम मनुष्य को मनुष्य की तरह जीने के लिए सिखा देना शांति होती है। एकदम ईश्वर का जो हर जगह ईश्वर निवास करता है इस शांति के अंदर। तो ऐसा महसूस होना चाहिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दिल से चाहता है, वो होती है शांति। तो समझ में आ रही है बात? तो कुल मिलाकर दोनों ही बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना? चलो हम बात करते हैं आगे क्या होती है, ठीक है ना? अब क्या देखें, क्या है? अशांत, शांत, अशांति, शांति, फिर मेटा जब कुछ है ही नहीं। अब भी औद्योगिकरण को बताते हैं। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है? अब आपको समझ में आराम से आएगा। औद्योगिकरण, देखिए इसका मतलब होता है उद्योग के अंदर एकदम क्रांति ले आना। क्या लाना? उद्योग के अंदर एकदम क्रांति ले आना। मतलब यहाँ पर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री है, कौन सी है? कपड़े बनाने की, ठीक है ना? एक फैक्ट्री है कपड़े बनाने की, जिसके अंदर क्या होता है, पहले क्या नॉर्मल कपड़ा हाथों से बनाया जाता था, और उसी जगह यदि मशीन आ जाती है, कोई लकड़ी की, किसी प्रकार की, धीरे धीरे मशीनों में परिवर्तन आ जाता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? कैसा? औद्योगिकरण हो गया। क्या हो गया? औद्योगिकरण हो गया। नई मशीन आ गई थी, करण। ऐसे कहेंगे ना, एक नई मशीनों का आ जाना औद्योगिकरण। तो ये औद्योगिकरण समझ में आ गया। और विऔद्योगिकरण क्या होगा कि जो हमारे पहले की मशीनें थी, हमारी खुद की चीज, जो हमें जिस स्तर पर हम उद्योग को बढ़ावा दे रहे थे, जिस स्तर पर हम उद्योगों का व्यापार कर रहे थे, जिस स्तर पर हम उद्योगों का, जो उद्योग में जो माल वगैरह तैयार होता था, वो इधर से अंदर हम सपट, मतलब कि शिफ्ट करते थे, और वहाँ से कच्चा माल लेते थे, सॉरी, यहाँ से माल बना के वहाँ पर भेजना और वहाँ की वस्तुओं को लेना, ये हमारा क्या था? औद्योगिकरण था हमारा। और ये चीज़ जब अंग्रेजों ने अपने अधीन कर ली थी, और हमारी जो व्यवस्था थी, हमारे जो उद्योग धंधे थे, वो सारे के सारे ठप हो गए थे, बंद हो गए थे, उसको हम क्या कहेंगे? विऔद्योगिकरण कहेंगे। हमारे क्षेत्र में तो यही होगा ना, विऔद्योगिकरण। तो इसको आगे वी लगा लीजिए। तो फिर शांति अशांति का मतलब क्या होगा? हमारे लिए नुकसान साबित हुआ ना, हमारी शांति थी वो भंग हो गई थी। हमारे जो उद्योग वगैरह, जो मशीनें थी, जो कारखाने थे, जो हमारे पास साधन थे, जो काम करने वाले कर्मचारी थे, ठीक है ना, जो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने वाले थे, वो सारे सारे बंद हो गए थे। तो हमारे औद्योगिकरण बढ़ाने देने वाला था, वो विऔद्योगिकरण हो गया। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं आर्थिक के रूप में। आर्थिक के रूप में यही होता है रेल मार्ग का बनना। अंग्रेजों का एक ही मकसद था कि रेल मार्ग बनाओ, अधिक से अधिक रेल को बढ़ावा दो, ताकि यहाँ से कच्चा माल ले जाएंगे और हमारी फैक्ट्री के अंदर रखेंगे, फिर वहाँ से बनाएंगे, वापस इन्हीं को डबल बाजार में बेचेंगे इनको, और जो बचेगा वो हमारे वहाँ पर लेके चले जाएंगे, और यहाँ की पूंजी वगैरह होगी वो हमारे उधर लेके चले जाएंगे। ये था रेल मार्ग का। अब यहाँ पर क्या कहते थे, मान लीजिए इस खेत के अंदर फसल है, कच्चा माल है, कपड़े का है, क्या है? कपास है। क्या है? कपास है। इस कपास को जो मान लीजिए ट्रेन के अंदर भरेंगे, और ट्रेन के अंदर भर के बंदरगाह के आसपास लेके जाएंगे, वहाँ पर इनकी फैक्ट्री है, और फैक्ट्री के अंदर गिराएंगे, फिर वहाँ से कपड़ा बनाएंगे, फिर वहाँ पर बेचेंगे, तो कपड़ा भी अच्छा बनेगा, क्योंकि उनके पास मशीनें थी, कपड़ा भी अच्छा बनने लगेगा, तो वो अच्छा कपड़ा हमारे यहाँ पर बेचेंगे, और बचेगा वो सारा विदेशों के अंदर बेचेंगे, तो पूंजी उनको मिल रही है ना। तो आर्थिक स्थिति किसकी मजबूत हो रही है? अंग्रेजों की हो रही है। तो हमारी किसी हो रही है खराब हो रही है, तो हमेशा क्या कहेंगे? विऔद्योगिकरण कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? फिर हमारी राजनीति के अंदर क्या था कि जो राजनीति के क्षेत्र में जो हमारे उद्योग के संबंधित जो बने हुए थे, है ना, उद्योग धंधा को बढ़ावा देने वाले थे, वो राजनीतिक क्षेत्र में भी ठप होने लग गए थे धीरे धीरे।
फिर हमारे सामाजिक है, वो सामाजिक समाज के अंदर जो हमें कुटीर उद्योग वगैरह है, छोटे छोटे उद्योग थे, हम घर के अंदर काम करते थे और समाज के अंदर मिल के हम काम करते थे, वो भी सारा का सारा क्या हो गया था, बंद हो गया था। फिर हमारे धार्मिक रूप से हम जो उद्योगों को बढ़ावा देने वाले थे वो भी सारे के सारे बंद हो गए थे। ये था हमारे विऔद्योगिकरण। फिर हम आगे जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे धन का निष्कासन। धन का निष्कासन, ये भी धन का निष्कासन किस प्रकार हुआ था। देखिए, धन का निष्कासन की बात की जाए तो धन भी इसी प्रकार से निष्कासन हुआ था। मतलब कि यहाँ से जो सेना वगैरह अंग्रेज रखते थे, ठीक है ना, और अपने ही जो राज्य के अंदर सेना रखते थे, उन सारा का खर्चा भारतीयों के पैसे से वो खर्च करते थे। और यहाँ से बोलते थे इनकी तिनका देनी है, उनकी तिनका देनी है, ऐसे करके यहाँ से कच्चा माल यहाँ बना के पक्का माल बेचते थे, हमारे पूंजी वगैरह लेके चले जाते थे और वहाँ पर पूंजी वहाँ पर खर्च कर देते अपने राज्य के अंदर। और अधिक पूंजी होती थी तो उन्हीं की सेना बना लेते, भारतीयों को ही पूंजी वो वापस दे के यहाँ का सेना मजबूत बना देते और अपनी सेना के अंदर शामिल कर लेते थे और उसी सेना का उपयोग करते थे भारत पर आक्रमण करने के लिए, जो भी दादागिरी करता था। ये था धन का निष्कासन था इस प्रकार। और धन का निष्कासन भी 3 प्रकार के व्यवस्था। प्रथम चरण जो हम 1775 से लेकर 1813 तक, 1813 से लेकर 1858 तक, 1858 से लेकर 1935 तक, ये 3 चरण थे और तीनों चरण के अंदर इन्हें इस प्रकार धन का निष्कासन हुआ था। 1775 से लेकर 1813 तक धन का निष्कासन धीरे धीरे कम हो रहा था। फिर 1858 तक तो धन का निष्कासन धीरे धीरे बढ़ने लगा था। और जब हमारी क्रांति हुई थी, क्रांति के बाद मतलब उन्होंने इतनी सेना मजबूत बनाने लगी थी। आपको पता तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर हमारी पूंजी के बल पर उन्होंने विजय प्राप्त करने की कोशिश की थी। तो ये भी धन का निष्कासन हो गया इस प्रकार। तो कुल मिला के टॉपिक हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। फिर हम जो बचेगा जो ब्रिटिश द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था का प्रभाव, वो एक पार्ट और बनेगा, उसके अंदर अध्ययन हम कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।